वो कोई सिया जादू करता है। मैंने काम के दौरान अपनी नजरों का मरकज सिर्फ शमाइला की जात को ही रखा था, क्योंकि इसका डेस्क और मेरा डेस्क तकरीबन साथ ही थे। शमाइला ने इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था कि मैं उसकी जात में इंटरेस्ट ले रहा हूं। पूरा दिन वो मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखती रही, लेकिन मैं उसके पास जाने की हिम्मत ना कर पाया। इस वक्त से वो मेरे लिए एक खास ही अहमियत रखती थी। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गए है। ऑफिस खत्म हो जाने के बाद हम दोनों ही बस स्टॉप पर आ गए थे। अचानक मेरे जहन में वही वाकया घूमने लगा था कि अगर इस गंदे कंबल पोश ने मेरी जान ना बचा होती तो शायद आज मैं अपनी दास्तान को बयान करने के लिए जिंदा ना होता। मैं बस में बैठ गया। रात को ख्वाब में मैंने शमाइला को दुल्हन के रूप में देखा। सुर्ख जूड़े में वो आसमानों की हूर नजर आ रही थी। रात गुजरती जा रही थी और शब अरूसी की रात जिंदगी में पहली बार ही आती है। मैंने इसकी तरफ मखमूर निगाहों से देखते हुए कहा। मेरी निगाहों का मतलब समझकर वो और शर्मा गए और धीरे से बोली, मैंने कब इनकार किया है? किसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर मैंने शेरवानी की जेब में हाथ डाला ही था कि एक तेज किस्म की बदबू मेरे नाक से टकरा, जिसको सूंघकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वो गंदा गलीज इंसान शमाइला के बिल्कुल बराबर में बैठा है और मुझे तंजिया नजरों से देखा रहा है। ये तो सपना है, पर सच भी हो सकता। क्या चाहते हो तुम? हमने तो कहा था ना, जिस तरफ तेरे कदम जाएंगे वहां तो हमें पाएगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? थोड़ी जान बचा है। क्या तुम भी मुझे अपनी तरह का गंदा इंसान देखना चाहते हो? वो गलीज इंसान जवाब देने के बजाय हुननसी लगा था। उसको इस तरह हंसते देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया। हम जो सोच ले वही होता है। एक दिन तो हमारी बात जरूर मानेगा। वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने को जवाब ना दिया, बस इसको जहरीली नजरों से घूरने लगा। अचानक मेरे जहन में ना जाने क्या आया। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरे ही लम्हे निहायत हजीमत का सामना करना पड़ा था। उसने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही सर के पिछली हिस्से में दर्द का एहसास हुआ था। शायद ये दर्द इसके धक्का देने की वजह से हुआ था। ना जाने वो मुझसे क्या चाहता था। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था और फिर मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन में ये फैसला करके गया था कि आज मैं अपने दिल की बात इससे जरूर करूंगा। पूरे दिन ऑफिस में मुझे मौका ही ना मिल सका कि मैं इससे बात कर सकूं, लेकिन शाम होते ही कुदरत ने मुझे अज खुद मौका फराहम कर दिया। वक्त रुक गया हूं। मैं यकायक इसको देखने लगा। आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? नहीं तो मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरे दिल के हाल से बखूबी वाकिफ है। अच्छा मिस्टर अमजद, पिक्चर का मोड था। अगर आप मसरूफ ना हों। मैंने फौरा ही हाँ कर दी। मेरे हाँ करने पर उसने मुझे इस तरह देखा जैसे इसको यकीन हो कि मैं इसको मना नहीं करूंगा। हम दोनों ने एक साथ पिक्चर देख ली। मैं तो पिक्चर क्या देखता, इसी को देखता रहा। फिर मैंने इसको डिनर की दावत दी जो उसने कबूल कर ली थी। डिनर के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के हालात जिंदगी पर बातचीत की। अब हम दिन रात मोबाइल पर बातें करते। ऑफिस में भी 2-3 बार वो मेरे पास आती और 2-3 बार मैं इसके पास जाता। हमारी मोहब्बत की पटरी पर हमारी ट्रेन दौड़ रही थी। इसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई मुझे अंकल कहते थे। गरज जिंदगी की गाड़ी बड़े ही सुकून से रवा दवा थी। इस दौरान वो गंदा कंबल पोश इंसान मुझे कहीं नहीं दे दिया था। शायद उसने मेरा पीछा छोड़ दिया, तब इसका तकरीबन हर खर्चा अब मुझ पर ही था। इसके घर की छोटी मोटी जरूरियात भी मेरी जेब पर पड़ते। गोया ये सब मुझ पर भारी था बहुत, लेकिन मोहब्बत से लोगों का मकरूज हो गया था। होटल में अच्छे नाश्ते की बजाय चाय और बिस्कुट पर ही गुजारा शुरू हो गया था। एक रोज किस्मत के तारीख दौर ने मुझे झक्कर लिया। मैं इस वक्त को भूलता नहीं जब उसने मुझसे कहा वो अगले माह को पूरी 20 साल की हो जाएगी। चुनांचे में उसकी खुशनुदी का को मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो मैंने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत खुशी की बात है। मेरी जान में एक शानदार किस्म की दावत का इंतजाम करूंगा जिसमें हमारे साथ दफ्तर के तमाम लोग शामिल होंगे। एक बड़ा सा केक भी काटा जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए और फिर दूसरे ही सेकंड उसके खूबसूरत चेहरे से उदासी झांकने लगी।
मैंने कभी सालगिरह नहीं मनाई, इतने अखराजात हो जाएंगे, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो मेरी जान। बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, यार शमाइला की सालगिरह है तो दावत देने हो। इसने चाय का घूंट लेते हुए कहा, नहीं यार, कुछ कर्जा। कितने? 10,000 तो देख यार, पैसे तो ले जा, मगर इतना याद रखना, जो लड़कियां खर्चा करवाएं वो काबिल भरोसा नहीं होती। बाकी तेरी मर्जी यार। शमाइला मेरी जिंदगी है, अब इसके बगैर रहना भी दुश्वार है, मैंने रिवायती आशिकों की तरह डायलॉग झाड़ते हुए कहा। इसके बाद मैंने पैसे लेकर उसके घर में एक छोटी सी शानदार पार्टी रख दी। दावत वाले दिन वो मर्द भी आया था जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई थी। इसका नाम वासिफ बेग था। वासिफ की शक्ल व सूरत काफी वाजिबी सी थी, बल्कि कबूल सूरत भी कहना इसके साथ ज्यादती हो गए, लेकिन कपड़े बड़े अच्छे पहनता रहता, बड़े ठाट से था। वो जब दावत में आया तो अपने कपड़ों की वजह से कदरे मुनफरद लग रहा था। हमेशा कार में सफर करता और उसकी तनख्वाह भी मुझसे अच्छी थी। दफ्तर के सब लोग शरीक हुए थे। एक मखमली सा सुनहरा बक्स था जो उसने शमाइला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे तरफ से एक छोटा से तोहफा। उसने एक अदा से झुकते हुए कहा। सब मेहमानों के दिए हुए तोहफों में से बॉक्स सबसे अलग और मुनफरद नजर आ रहा था। डब्बे में एक खूबसूरत सोने का सीट चमक रहा था। सोने के इस सीट को देखते ही मेरे चेहरे पर उदासी ही आ गए और शमाइला का चेहरा खुशी से इतना कीमती तोहफे को देख रही थी। ये मेरे तरफ से एक छोटा से तोहफा, उसने एक अदा से झुकते हुए कहा। सब मेहमानों के दिए हुए तोहफों में से बॉक्स सबसे अलग और मुनफरद नजर आ रहा था। डब्बे में एक खूबसूरत सोने का सीट चमक रहा था। सोने के इस सीट को देखते ही मेरे चेहरे पर उदासी ही आ गए और शमाइला का चेहरा खुशी से इतना कीमती तोहफे को देख रही थी। सोने का लगता है? नहीं यार, सिर्फ टेंशन है, इस पर सोने का पानी चढ़ा है। मैंने हसद भरे लहजे में कहा, नहीं नहीं बेटा, खालिस सोने का है। उसकी मां ने तसद्दुक करते हुए कहा। वाकई सोना पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर मुखलिस निकलेगा। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गए। गुज़िश्ता 6 माह से जो खुलूस देखा रहा हूं, इसका अंदाजा नहीं है इसको। लेकिन फिर मैंने सोचा, जेवरात तो औरत की कमजोरी होती है। वासिफ पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। इससे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था कि शमाइला जेवरात के डब्बे में बंद हो चुकी है। रात देर तक मैं आवारागर्दी करता रहा और फिर फ्लैट में आकर सो गया। कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकरा। इस बदबू से मेरे एहसासात शनासा थे। ये वही बदबू थी जो कि इस कंबल पोश से आ रही थी। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से अंधेरा होने लगा। फिर मैंने अपने आप को एक सहरा में पाया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि फ्लैट के आरामदेह बिस्तर से इस सहरा का सफर मैंने कैसे तय किया। शायद इसी कंबल पोश मरदूद की कुव्वत होगी जिसने आराम से उठाकर सख्ती में ला फेंका था। अब मुझे घर वापसी का रास्ता ढूंढना था। मैं इधर उधर भटक रहा था। अचानक मैंने एक बादल के सियाह टुकड़े को देखा जो कि बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। फिर वो मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गया। फिर अचानक ही इस बादल से बारिश बरसने लगी। मैंने जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद मेरी प्यास बुझ गई और अचानक मुझे गर्मी महसूस होने लगी। बादल जा चुका था। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। किसी वीरान सहरा में मौत का तस्वुर मेरे लिए निहायत अजियतनाक था। मेरा नजर साम पर था। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर दीवानों की तरह भागना शुरू कर दिया। ना ही मुझे खारिश की परवाह थी और ना ही प्यास की, बस जिंदगी बचाने का एहसास हर चीज पर भारी था। भागते भागते अचानक मेरा पांव फिसला और मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा। जैसे ही मैं खड़ा हो गया सारा मंजर ही बदल चुका था। सहरा के बजाय पहाड़ी सिलसिले थे जो कि सियाह रंग के थे। धूप की बजाय ढलती हुई दोपहर थी। शाम होने वाली थी। मेरे सामने सियाह रंग के बड़े बड़े पहाड़ थे। सांप का कहीं भी पता न था। मुझे प्यास और खारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। अचानक मैंने पानी की आवाज सुनी जो कि बहुत तेज थी। मैंने हर तरफ देखा, मुझे कहीं पानी भी के ना दिया। मैंने इस आवाज की
संत कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। काफी देर तक पहाड़ों पर चढ़ने के बाद अपने आप को एक आबशार पर पाया। पानी को देखकर मेरे दिल में नहाने की ख्वाहिश हो गई। मैंने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी ताजगी का एहसास था, इतना मीठा और फरहत बख्श पानी में कहीं नहीं देखा था। नहाकर बाहर निकला, जिस्म बहुत हल्का और ताज़ा हो चुका था। रात अंधेरों में तब्दील हो चुका था, खारिश और प्यास खत्म हो चुकी थी। अब मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बेमकसद ही काफी देर तक जाता रहा। अंधेरा हो चुका था, जाते जाते मैं थक चुका था। अचानक मैंने एक रोशनी देखी जो कि मुझे पहाड़ की चोटी से आती महसूस हो रही थी।